और इसकी वजह से हमारे यानी इस लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें गॉस लॉ की हेल्प लेनी होगी, ना तो कूलम्स लॉ हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पहले भी बताया जहां भी हमारे पास सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिखता है तो वहां हमें गॉस लॉ यूज करना है। सेकंड हमें कहां देखना है, जहां भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहां भी हमें कांस्टेंट दिखाई देती है लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जरूरत को समझते हैं कि हमें गॉस लॉ की जरूरत कहां पड़ती है और क्यों पड़ी हमें। तो हमें मालूम है, हमें अब तक हम पता कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें स्टेट करता है कि दैट एवरी चार्ज इन स्पेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इन दैट मीडियम। यानी कि अगर हमारे पास स्पेस में Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस स्प्रेड है, डिस्क्रीट क्वांटिटी में अगर यदि हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट हैं तो हम स्पेस में किसी भी पॉइंट P पर होने वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हम निकाल सकते हैं। दैट विल बी ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कि इन सब की वजह से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पर क्या ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है ना। पहले अब हम समझते हैं व्हाट इज सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि अगर पहले हमारे पास है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हमारे पास स्पेस में Q अमाउंट का चार्ज रखा है, उसको चारों ओर अगर हमने S1, S2 या S3 करके सरफेस को एनक्लोज कर रखा है तो S1, S2, S3 से बाहर जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सम क्या होगा। उसके लिए हम क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज नहीं कर सकते, ना ही कूलम्स लॉ को यूज कर सकते हैं। तो यहां हमें गॉस लॉ हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में। सिमिलरली यदि हमारे पास चार्जेस जो है एक लीनियर वे में स्प्रेड है, यानी सपोज करो इस सरफेस में एक लाइन के ऊपर स्प्रेड है, तो उसके चारों ओर का अगर यदि हम स्पेस को कंसीडर करें तो वो एक हमारे पास सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और इसकी वजह से हमारे यानी इस लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें गॉस लॉ की हेल्प लेनी होगी, ना तो कूलम्स लॉ हेल्प करेगा ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो हमारे पास उसकी नीड हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं यूटिलिटी, यानी कि हम गॉस लॉ को यूज कहां कर सकते हैं, हमारे पास इसको जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास। तो सबसे पहले गॉस लॉ हमें किस बात में हेल्प करता है, इसकी यूटिलिटी। फर्स्ट यूटिलिटी क्या है, इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले भी बताया कि जहां भी हमारे पास सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ फिगर है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक Q अमाउंट का चार्ज स्पेस में है और उसके चारों ओर हमने S स्फेरिकल सरफेस को सराउंड कर रखा है। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, तो वो फ्लक्स को चार्जेस के साथ एनक्लोज करके, यानी कि फ्लक्स को एक चार्ज के साथ रिलेट करेगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट यूटिलिटी ऑफ गॉस लॉ, यह सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला स्टेज क्या होगा, गिवन सरफेस एरिया को हमें डेल्टा एस सरफेस एरिया में डिवाइड करना होगा। इसी तरह से हमें नंबर ऑफ डेल्टा एस के सरफेस एलिमेंट्स लेने होंगे और इन सब का जो हमारे पास फ्लक्स आएगा उन सब फ्लक्स को हमें क्या करना होगा, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द फ्लक्स थ्रू डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स के थ्रू से क्रॉस होने वाले फ्लक्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमें इस काम में के लिए हमें गॉस लॉ की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज द सेकंड यूटिलिटी ऑफ गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ हमें बताता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो इज नो चार्जेस आर कंटेन्ड बाय अ सरफेस। अगर हमारे पास स्पेस में कहीं पर भी अगर हमारे पास एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है बट इसमें चार्ज एनक्लोज नहीं है, यानी फील्ड लाइंस हमारे पास किसी और सोर्स चार्ज की वजह से इस सिलेंडर से पास हो रही है जिसकी डायरेक्शन हमें फिगर में दे रखी है, तो हमें क्या देखना होगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड वी आर कंसिडरिंग अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल स्पेस विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द यूनिफॉर्म फील्ड ई, तो इससे क्रॉस होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लो होगा यानी फ्लक्स जो होगा वो पूरा जीरो होगा। ये हमारे पास गॉस लॉ की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी, हमें उसके लिए क्या करना होगा, इस गिवन सरफेस एरिया के थ्रू पास होने वाले टोटल फ्लक्स है उसे हमें क्या मानना होगा, फाई, दैट विल बी द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3। यानी जो तीन सरफेसेस में हमने इसको डिवाइड किया है गिवन सरफेस एरिया को, हमने दो सर्कुलर पोर्शन यानी फर्स्ट इज फाई 1 एंड फाई 2, इट इज ड्यू टू द टू सर्कुलर पोर्शन, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की वजह से है। तीसरा सरफेस एरिया जो हमने डिवाइड किया फाई 3 का वो फ्लक्स वो है कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस से पास होने वाला, यानी थर्ड सरफेस एरिया से पास होने वाला।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम थर्ड सरफेस एरिया को देखते हैं। इसका अगर यदि हम एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ जाएगा। और इस थर्ड एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास, अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास वाई एक्सिस में आएगा। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो दैट मीन्स फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द थर्ड सरफेस एरिया विल बी द जीरो। इसके थ्रू, थर्ड सरफेस एरिया के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स हमारे पास जीरो बनेगा। सिमिलरली अगर यदि हम देखें कि φ1 और φ2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें मालूम है φ1 का अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाएगा, यानी इस केस में हमारे पास ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि φ2 का जो हम अगर एरिया वेक्टर लेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। अब इस सिचुएशन में मैंने पहले भी बताया हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखना होता है। तो यदि अगर हमें φ1 पर कंसेंट्रेट करना है, यदि हमें φ1 पर कंसेंट्रेट करना है तो हम φ1 के लिए क्या लिखेंगे, φ1 विल बी द ई डॉट ds1। अब हमारे पास इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, इनके बीच का एंगल बनेगा हमारे पास 180 डिग्री, यानी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई ds1 cos 180 डिग्री, और वो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है तो फॉर्मूला आ गया ई ds1। सिमिलरली अगर हम φ2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, φ2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ई डॉट ऑफ ds2। ई डॉट ds2 की हेल्प से अगर हम सॉल्व करें तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड एरिया वेक्टर, जो हमारे पास सेकंड सरफेस है उसका एरिया वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ई ds2। तो φ1 और φ2 की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है, जो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी में आ रहा है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी में आ रहा है। तो यानी अगर हम फिर से φ1 नेट फ्लक्स जब हम टोटल करने जाएंगे तो φ1 प्लस φ2 अगेन हमें क्या देगा, जीरो फ्लक्स देगा। इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि जो फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लो इज ऑलवेज जीरो इफ नो चार्जेस आर कंटेन्ड बाय द सरफेस। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि सेकंड के अलोंग एंड फर्स्ट के अलोंग जो फ्लक्स है वो अपोजिट है, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया विल ऑलवेज बी द जीरो। यही हमारे पास गॉस लॉ की सेकंड यूटिलिटी है, ये एनसीईआरटी में क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशंस फॉर चूजिंग अ गॉसियन सरफेस। अब हमें जब भी हम गॉस लॉ से डील करेंगे तो हम एक सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डील करेंगे, और उस सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनक्लोज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, गॉसियन सरफेस चाहिए होगा। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस और अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, गॉस लॉ कहां पर हम यूज करेंगे, जहां पर भी हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मिलता है, तो इससे हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी सिंपल कैलकुलेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टिपिकल टाइप के हमारे पास सिमेट्रिक सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं, आइदर द स्फेरिकली सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक और प्लेन सिमेट्रिक सिचुएशंस है। इन तीनों सिचुएशंस को हम आगे जाकर के गॉस लॉ के अंदर डील करेंगे। तो ये इन्हीं तीनों सिचुएशंस में हम इजीली गॉस लॉ को, गॉसियन सरफेस को हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम गॉस लॉ को कहां चूज कर सकते हैं, जहां पर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी आर्ग्यूड फ्रॉम सिमेट्री टू बी कांस्टेंट ओवर द सरफेस। जहां कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिलती है तो वहां हम गॉसियन सरफेस को इजीली हम यूज कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्राई टू चूज अ सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। हमारे पास थ्री कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जहां कहीं पर भी हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिखता है तो वहां हमें गॉस लॉ यूज करना है। सेकंड हमें कहां देखना है, जहां भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहां भी हमें कांस्टेंट दिखाई देती है वहां हम क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी आइदर परपेंडिकुलर और इट मस्ट बी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आइदर परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएगी एंड वी कैन फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह का ही गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस में हमें इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वी हैव चूजन अब क्यू चार्ज। इसके लिए हमारे पास S1, S2 एंड S3 तीन सरफेस एरिया से हमने इसको एनक्लोज कर रखा है। यहाँ हमें दिख रहा है S1, S2 एंड S3। अब इन तीन सरफेस में से हमें कौन सा सरफेस प्रेफर करना चाहिए, नेचुरली S1 करना चाहिए क्योंकि इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द चार्ज क्यू। जबकि S2 एंड S3 दे आर नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये रैंडम एक शेप ले रहे हैं, बट स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस जो है वो S1 है। तो यानी इस क्यू को सराउंड करता अगर हम S1 सरफेस लेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाएंगी इन ऑर्डर टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली
सिमिलरली अगर हम इस तरह का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, यदि हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो हमारे पास सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी हो रहा है सरफेस के। इस केसेस में हमारे पास गॉस लॉ को हेल्प करना या चूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना बहुत